नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाते हैं 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। किसानों पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा आपने पूरी दिल्ली का गला घोटा। कैप्टन पर बोले हरीश रावत, वो सोचते थे उनको सलाह की जरूरत नहीं। यूपी पुलिस ने चार्जशीट में कहा कप्पन ने मुस्लिमों को पीड़ित बताया और भड़काया। क्या देश छोड़कर भाग गए परमवीर सिंह, हो रही तलाश। और ईंधन के दाम नई ऊंचाई पर, दिल्ली में पेट्रोल करीब 102 रुपए प्रति लीटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और वो है सुप्रीम कोर्ट की किसानों के विरोध प्रदर्शन पर एक बहुत ही तल्ख टिप्पणी। किसान महापंचायत नाम का समूह, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि उन्हें एक बहुत ही शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने की इजाजत दे दे सुप्रीम कोर्ट। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है किसानों के लिए और उन्होंने कहा कि आपने ऑलरेडी शहर का गला घोट दिया है और अब आप शहर के अंदर आना चाह रहे हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपने तीनों कृषि कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है तो फिर ऐसे विरोध प्रदर्शन का क्या फायदा, और आपको कोर्ट में भरोसा रखना चाहिए और आपको इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि कोर्ट कोई न कोई समाधान इस पर जरूर निकालेगा। जस्टिस खानविलकर और सीटी रवि कुमार की इस बेंच ने कई बातें कही और एग्जैक्टली मैं कोर्ट कहूंगी कि यू हैव स्ट्रैंगुलेटेड द होल सिटी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो आसपास रहने वाले लोग हैं, आप लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन क्या आप अनुमति लेते हैं? क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि लोगों को वहां पर दिक्कतें नहीं होती? और उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर तमाम मीडिया में इस तरीके की रिपोर्टिंग हुई है कि जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी आप लोगों ने रोका है। तो ये तमाम चीजें जस्टिस खानविलकर ने बोला है और साथ में उन्होंने कहा है कि ये नागरिकों का हक है कि वो पूरी स्वतंत्रता के साथ और बिना किसी डर के वो जिस इलाके में वो रहते हैं और रहें, और इस पूरी चीज को लेकर एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है। जस्टिस खानविलकर ने इस बात को कहा और उसमें ये भी कहा कि जैसा मैंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि आप रेजिडेंट से क्या इस बात को लेकर परमिशन लेते हैं या नहीं लेते, इसको लेकर भी टिप्पणी की गई है। अब आपको बता दें कि ये जो किसान महापंचायत समूह है, ये बहुत सारे एग्रीकल्चरिस्ट और किसानों का एक ग्रुप है और वो ये कह रहा है कि करीब 200 लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह करने की इजाजत दी जाए जंतर मंतर पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप कहते हैं कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं लेकिन आप हाईवेज को ब्लॉक कर देते हैं, रेल ट्रैफिक आप रोक देते हैं, तो ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैसे है? अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को कहा है कि आप एफिडेविट फाइल करिए और बताइए कि ये कितना शांतिपूर्ण प्रदर्शन आपका है। और आपको बता दें कि जुलाई के महीने में आपने देखा था कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, उन्होंने जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था। किसान संसद की थी जिस समय मॉनसून सत्र संसद का चल रहा था और ऐसे में अब जो दोबारा ये डिमांड आई है कि किसान महापंचायत को अनुमति दी जाए कि वो जंतर मंतर पर सत्याग्रह करें, तो आज 2-3 बड़े सवाल यहां पर सामने आते हैं कि नागरिकों का हक क्या है। क्या किसी भी विरोध प्रदर्शन, जो लार्जर क्वेश्चंस जो इस बेंच ने एड्रेस करने की कोशिश की है कि अगर विरोध प्रदर्शन होता है तो आप जिस साइट पर विरोध प्रदर्शन करते हो, क्या वहां के नागरिकों से आपने अनुमति ली है या नहीं ली है? दूसरी बात ये कि जिस कृषि कानून के लिए आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर आपने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है तो फिर विरोध प्रदर्शन के क्या मायने हैं? तो एक तरीके से जो किसानों की और जो ये पूरा किसानों का जो ये आंदोलन है उस पर एक बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है और किसानों को घेरा है जस्टिस खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि की इस बेंच ने। अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी 4 अक्टूबर को, तो देखना ये होगा कि क्या किसानों को सत्याग्रह करने के लिए अनुमति मिलती है या नहीं मिलती जंतर मंतर पर। लेकिन एक तरीके से जो किसानों की जो सहानुभूति, किसानों के प्रति जो सहानुभूति एक तरीके से दिख रही थी, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बेंच है उसे किसानों से सहानुभूति न होकर बल्कि नागरिकों से ज्यादा है। तो ये जो बेंच का अप्रोच है वो पीपल्स राइट्स, पीपल्स कंफर्ट, उसको देखते हुए इस बेंच ने ज्यादा कड़ी टिप्पणी की है। अब देखना यह होगा कि किसान अपने एफिडेविट में क्या लिखते हैं, उस पर बेंच की अपनी सुनवाई में क्या कहता है। लेकिन एक बार किसान आंदोलन को घेरे में लिया है इस बेंच ने।
इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर हमारी पंजाब से है। कल आपने देखा था कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस उन्होंने ऑफिशियली छोड़ दिया है आधिकारिक रूप से, और फिर उनसे ये पूछा गया कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, वो बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। इस फैसले के एक दिन बाद जो पंजाब के प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के हरीश रावत, तो उन्होंने आज एक स्टेटमेंट जारी किया और ये स्टेटमेंट कुल मिलाकर एक एक्सप्लेनेशन है कांग्रेस पार्टी का कि अमरिंदर सिंह का अपमान पार्टी ने नहीं किया। अमरिंदर सिंह को बहुत सारे मौके मिले, लेकिन अमरिंदर सिंह ने कोई भी वायदा पार्टी या उसकी कमिटीज का पूरा नहीं किया और उन्होंने अपने आप से ही इस्तीफा दे दिया। कुल मिलाकर अगर आप क्रक्स कहें तो निचोड़ जो हरीश रावत के स्टेटमेंट का है वो यही है। लेकिन मोटी मोटी आपको बातें यहां पर बता देना चाहती हूं कि उन्होंने बिल्कुल खुले शब्दों में कहा है कि अमरिंदर सिंह ऐसे नेता हैं जिन्हें ये लगने लगा था कि उन्हें किसी की भी सलाह की जरूरत नहीं है, ना उनके विधायकों की, ना पार्टी लीडरशिप की और ना ही उनके मंत्रियों की। तो पहला पॉइंट ये बोला। उसके अलावा जो बातें समझ में आई है कि अमरिंदर सिंह की जो सरकार थी उसके सामने बहुत सारे इश्यूज थे, बिजली का बिल, बरगढ़ी जो डिसिक्रेशन का मुद्दा था वो था, और इलेक्शन में प्रॉमिस भी किया गया था कि इन सारी चीजों को अमरिंदर सरकार कड़ाई से उठाएगी, लेकिन नहीं उठाया। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई जो मल्लिकार्जुन खड़गे के अंडर में थी और कई नेताओं से ये कमेटी मिली। उसके बाद अमरिंदर सिंह को बुलाया गया। अमरिंदर सिंह ने कहा कि हाँ वो चीजें पूरी करेंगे, उसके बाद भी पूरी नहीं हुई। दोबारा हरीश रावत उनसे मिलने के लिए गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगले 10 दिन में आप एक एजेंडा बना लीजिए कि आप किन किन प्रॉमिसेस को पूरा करेंगे। लेकिन उन सब के बावजूद अमरिंदर सिंह ने कोई भी काम नहीं किया। अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो आरोप भी लगाए गए हैं स्टेटमेंट में कि वो पूरी सरकार अपने फार्म हाउस से चलाते थे, जो उनका पैलेस था वहां से चलाते थे, सेक्रेटेरिएट नहीं जाते थे, मंत्रियों की बात नहीं सुनते थे, और उनके बारे में जो एक छवि थी वो ये थी कि जो सुखबीर बादल और जो उनका परिवार है और अमरिंदर सिंह का परिवार, उनमें एक आपसी अंडरस्टैंडिंग थी और इसीलिए अमरिंदर सिंह की सरकार कोई भी एक्शन बादल्स के खिलाफ नहीं ले रही थी। तो और साथ में जो हरीश रावत ने ये भी कहा कि अगर किसी को ये लगता है कि कांग्रेस ने उनका अपमान किया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस ने उनको बहुत सारे मौके दिए, लेकिन 18 पॉइंट एजेंडा जो पार्टी का बना था, पार्टी की कमिटीज में उसका निर्णय लिया गया था, उन एक भी प्रोग्राम्स पर अमरिंदर सिंह ने उसको लागू नहीं किया। और अंत में जब एमएलएज ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, करीब 43 एमएलएज ने, उसके बाद सीएलपी की डिमांड हुई, तो फिर अमरिंदर सिंह ने अपने आप ही इस्तीफा दे दिया। यानी कि कांग्रेस पार्टी का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि अमरिंदर सिंह का अपमान नहीं किया गया। अमरिंदर सिंह ने अपने टीवी इंटरव्यूज में यही कहा है कि पार्टी ने उनका अपमान किया है और जिस पार्टी को उनके ऊपर भरोसा नहीं है तो ऐसी पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं है। तो उसी बात का आज एक काउंटर हरीश रावत के स्टेटमेंट से सामने आता है कि अमरिंदर सिंह का अपमान पार्टी ने नहीं किया बल्कि उन्होंने अपने आप इस्तीफा दिया है। अब ये तो कहने और सुनने की बात है, लेकिन जो पूरी छवि इस समय कांग्रेस की है कि कांग्रेस बिल्कुल तार-तार हो चुकी है और जब से नवजोत सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और उसके बाद कांग्रेस की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई है। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत फ्रंट्स पर चीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, सिद्धू के साथ भी उन्होंने मेल मिलाप की बात की है, लेकिन अमरिंदर सिंह का जो एपिसोड हुआ है उसने चीजों को बिल्कुल तितर बितर कर दिया है कांग्रेस के लिए, क्योंकि पंजाब कांग्रेस का जो एक ट्रिकल इफेक्ट है वो राष्ट्रीय स्तर पर नजर आ रहा है। जितने भी G23 के जो नेता हैं वो भी मुखर हो गए हैं कि जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या कर रही है प्रियंका गांधी, क्या कर रही है सोनिया गांधी, क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, और जो छवि सबके सामने प्रोजेक्ट हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि जो गांधी परिवार है उसको कोई भी मतलब नहीं है, पार्टी टूट रही है तो पार्टी टूटने दे। तो इन सब को लेकर आज हरीश रावत ने एक डैमेज कंट्रोल किया है और जो ह्यूमिलिएशन वाली थियोरी थी तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो ह्यूमिलिएशन थियोरी जो अमरिंदर सिंह फ्लोट कर रहे हैं वो सिंपैथी गेन कर रहे हैं लोगों की, और ये सिंपैथी से उन्हें सिंपैथी मिल सकती है, जो ह्यूमिलिएशन थियोरी है उससे उन्हें सिंपैथी मिल सकती है, लेकिन पंजाब का इसमें कोई फायदा नहीं है। यानी कि एक बहुत ही मॉरल हाई ग्राउंड इस समय कांग्रेस ने लिया है हरीश रावत के स्टेटमेंट के द्वारा, और ये कहा है कि जो भी निर्णय, जो भी फैसला लिया गया है वो पंजाब के हित में है। तो डैमेज कंट्रोल किस तरह से कांग्रेस कर रही है, ये कहते हुए कि अमरिंदर सिंह
का हटना पंजाब के हित में है। हालांकि उसने ये भी साफ कर दिया कि पार्टी ने अमरिंदर सिंह का अपमान नहीं किया है। तो अमरिंदर सिंह को ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अमरिंदर सिंह के बारे में कांग्रेस को आने वाले दिनों में अभी बहुत दिनों तक इस पर सफाई देती रहनी पड़ेगी। और इसके बाद अमरिंदर क्या बोलते हैं, अमरिंदर का अगला दांव क्या होगा, ये सारी अभी सस्पेंस के लिए चीजें बनी हुई हैं कि अमरिंदर आखिर अब क्या करेंगे। अगर उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे तो क्या वो अपनी एक अलग पार्टी बना रहे हैं या कोई एक ऐसा अलग फ्रंट बना रहे हैं जो कि एक बीजेपी की बी टीम बनेगा। ये सारे अभी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अमरिंदर का गेम प्लान किसी को पता नहीं है। लेकिन कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है और उसने ये कह दिया कि देखिए, हम अपने जो ओल्डर लीडर्स हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका अपमान नहीं करते। और उस अपमान का एक्सप्लेनेशन इस बड़े स्टेटमेंट में सामने आया है। लेकिन साथ में एक जो स्टेटमेंट जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि अमरिंदर सिंह उन नेताओं में है जो किसी की सुनते नहीं है, ना मंत्री की, तो वो अमरिंदर सिंह के कैरेक्टर को भी शो करता है। यानी कि कमी अमरिंदर सिंह की तरफ से भी थी, कमी पार्टी की तरफ से भी थी। और बिल्कुल जो एक चीज साफ नजर आती है कि कोई कोऑर्डिनेशन केंद्रीय नेतृत्व और अमरिंदर सिंह में नहीं था। और जो पंजाब के एमएलएस थे वो भी दूर थे अमरिंदर सिंह से। तो एक तरीके का गैप नजर आ रहा है अमरिंदर सिंह और उनके एमएलएस और केंद्रीय नेतृत्व में। अब इस गैप की जो दूरी है वो क्यों बढ़ती गई, ये अमरिंदर सिंह जवाब दें और एक तरफ से कांग्रेस जवाब दे रही है। और उस पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर आई थिंक आने वाले दिनों में अभी चलता रहेगा। लेकिन कांग्रेस की छवि इससे बहुत ज्यादा धूमिल हुई है और खासकर गांधी परिवार की, कि वो चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। साल भर पहले अगर आपको याद हो तो सिद्दीकी कप्पन को यूपी की पुलिस ने गिरफ्तार किया था जब वो हाथरस जाकर उस दलित पीड़िता का जो बलात्कार हुआ था उसकी वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। और 1 साल से उनको जेल में वो बंद है, उन्हें बेल नहीं मिली है। और अब यूपी पुलिस की चार्जशीट सामने आई है और बहुत ही रोचक है कि यूपी की पुलिस ने सिद्दीकी कप्पन जो एक पत्रकार हैं उनके बारे में क्या क्या लिखा है। और उस चार्जशीट से वाकई में जो देश के इस समय सारे पत्रकार हैं उनको सोचना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग में वो क्या लिखें क्या ना लिखें, पत्रकारिता कैसे करें। ये सारे इस समय बड़े सवाल हैं। अब चार्जशीट में जो 5000 पेज की जो एसटीएफ ने जो स्पेशल टास्क फोर्स ने जो चार्जशीट फाइल की है, इसमें जो आधार बनाया गया है वो केस डायरी को आधार बनाया गया है जिसकी तारीख है 23 जनवरी 2021, जिसमें कि 36 आर्टिकल्स जो लिखे गए हैं सिद्दीकी कप्पन के द्वारा, जो मलयाली मीडिया हाउसेस के लिए उन्होंने लिखे थे। उनके लैपटॉप को जब्त किया गया और उनके लैपटॉप से ये 36 आर्टिकल्स मिले हैं जिसके बेसिस पर उन्होंने ये केस डायरी पूरी बनाई है। और उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने तमाम आर्टिकल्स लिखे निजामुद्दीन मरकज पर जो इवेंट हुआ था उस पर, जो एंटी सीए के जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें, उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए थे, राम टेम्पल इन अयोध्या, इन और जिस तरीके से शारजील इमाम के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल हुई थी, तो उन सारे मामलों पर सिद्दीकी कप्पन ने ये आर्टिकल्स लिखे हैं। और उन आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद यूपी की पुलिस ने, जो एसटीएफ है, उसने चार्जशीट में कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स आपको बताती हूँ क्या लिखा है। उसमें यह लिखा है कि सिद्दीकी कप्पन की रिपोर्टिंग एक बहुत ही गैर जिम्मेदार पत्रकार की है। यानी कि पुलिस डिसाइड कर रही है कि रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग क्या होती है। और उन्होंने कहा है कि सिद्दीकी कप्पन डिड नॉट राइट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल जर्नो। तो क्या ये पुलिस इस बात को तय करेगी कि पत्रकार की जिम्मेदारी क्या है और कितनी जिम्मेदारी से उसे रिपोर्टिंग करनी चाहिए, उस पर गौर करिएगा। दूसरी चीज जो लिखी गई है उनके बारे में कि मुस्लिम्स को एज विक्टिम्स पोर्ट्रे किया गया है और जितनी भी राइटिंग्स हैं कप्पन की वो सांप्रदायिक हैं, यानी कि मुस्लिम्स को भड़काती हैं और उनका हिडन एजेंडा यही है जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का है और उस एजेंडे को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं सिद्दीकी कप्पन। साथ में एसटीएफ ने यह भी दावा किया है कि जो पीएफआई था वो एक अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था और जिस समय हाथरस का जो को लेकर जो तमाम विरोध प्रदर्शन हुए थे उसमें पीएफआई का एक बड़ा रोल था। इस बात का दावा भी स्पेशल टास्क फोर्स ने किया है। और
साथ में एसटीएफ ने यह भी कहा है कि एंटी हिंदू स्टोरीज को पब्लिश करते थे और लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती थी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो उत्तर पूर्वी जो दंगे थे उसमें अंकित शर्मा जो कि इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, तो उनकी मौत के बारे में सिद्दीकी कप्पन ने कुछ नहीं लिखा, और रतन लाल जो कांस्टेबल थे मारे गए थे उनके बारे में कुछ नहीं लिखा। और लेकिन ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी के काउंसलर थे, उनके रोल को बहुत हल्के में बताकर और सिद्दीकी कप्पन गुजर गए। यानी कि मुस्लिम्स के वो समर्थन में लिखते हैं, मुस्लिम्स को ऐसी चीजें लिखते हैं कि वो भड़क जाएं, और उनकी जो राइटिंग्स हैं वो सांप्रदायिक हैं। और कप्पन ने जो भीड़ है उसको उकसाने का भी काम किया था, जो हथरस का जो केस सामने आया था। और उनके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स को निकाला गया है, उनके ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं पीएफआई और उनके बीच में उनको निकाला गया है। ये सारे दावे हैं यूपी की पुलिस के। अब दावे सच भी हो सकते हैं, षड्यंत्र भी कर सकती है यूपी की पुलिस, क्योंकि सिद्दीकी कप्पन एक खास समुदाय से आते हैं और यूपी पुलिस का नजरिया और उसके जो इंटेंशंस, उसकी नीयत है, ये सबको पता है कि किस तरीके से मुस्लिम्स को निशाने पर रखा जाता है। लेकिन जो एक मोटी तस्वीर चार्जशीट से समझ में जो आती है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, ये जो चार्जशीट है उस चीज को चुनौती देती है। और खासकर अगर आप मुसलमान पत्रकार हैं तो आपके लिए रिपोर्टिंग और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इस बात को ये चार्जशीट दर्शाता है। और यूपी की पुलिस किस तरीके से डिक्टेट करने की कोशिश कर रही है कि देखिए यही है सच्चाई जो हम आपको बता रहे हैं। तो उसी को लेकर आज सोशल मीडिया पर तमाम लोग लिख रहे हैं कि इस चार्जशीट की पुख्ता एक पड़ताल करनी चाहिए और एमिनेंट जजेस के द्वारा होनी चाहिए, जिसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन को इस चार्जशीट की देखरेख करनी चाहिए। लेकिन यूपी पुलिस बिल्कुल नए आयाम बना रहा है कि रिपोर्टिंग जो करता है, अगर आपने किसी एक इंसिडेंट के बारे में लिखा है तो आपकी रिपोर्टिंग को क्या बताया जाएगा, कम्युनल रिपोर्टिंग बताया जाएगा। और लेकिन ये काम कोर्ट्स का है। अगर आप फ्रीडम को असेस करेंगे या प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे तो ये जिम्मेदारी सिर्फ कोर्ट्स को दी जाती है अंडर आर्टिकल 19A कि आप इस बात को देखें। तो इस चीज को लेकर आज सोशल मीडिया पर इस पर काफी डिमांड चल रही है कि इस चार्जशीट को एग्जामिन कराया जाए जो जजेस हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन से। लेकिन एक तरीके से टेक्सचुअल एनालिसिस की गई है सिद्दीकी कप्पन के रिपोर्टिंग की। तो सारे पत्रकारों को इस समय अलर्ट होने की जरूरत है कि वो क्या लिखते हैं, किस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं। आपको सांप्रदायिक बता दिया जाएगा और आपकी रिपोर्टिंग का आकलन आपके बॉसेस नहीं बल्कि पुलिस करेगी या राज्य सरकार करेगी। तो किस तरीके से जो उआपा के केसेस लगाए गए थे उसका किस तरीके से दुरुपयोग हो सकता है, ये उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। और किस तरीके से पुलिस से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं कि आपने उआपा गलत तरीके से क्यों लगाया, बल्कि जर्नलिस्ट को शिकार बनाया जा रहा है, जर्नलिस्ट को निशाने पर रखा जा रहा है। तो एक तरीके से एक वार्निंग बेल है जर्नलिस्ट के लिए कि आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस रिपोर्टिंग के दौरान आपको सांप्रदायिक बता दिया जाएगा, चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी और सरकार डिक्टेट करेगी कि सच्चाई वो जो कह रही है वो सच्चाई है, ना कि जो पत्रकार कह रहा है। यानी कि पत्रकारिता की सच्चाई के अब कोई मायने नहीं है, खासकर अगर हम यूपी पुलिस की बात करें या फिर योगी सरकार की बात करें। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर हमारी पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से जुड़ी हुई है। जी हाँ, एक जो बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि परमबीर सिंह के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के केसेस थे, एंटीलिया बॉम्ब स्केयर का जो केस चल रहा था, उसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज यानी कि एनआईए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, ये तमाम एजेंसीज जो ऑलरेडी अपनी जांच पड़ताल कर रही थी, उनके हिसाब से परमबीर सिंह ऐसा लगता है कि देश छोड़कर भाग गए हैं। और इन बातों का खुलासा हुआ है कि अप्रैल 7 को परमबीर सिंह आखिरी उन्होंने अपीयर किया था, एनआईए के सामने वो पेश हुए थे और उसके बाद उनको समन्स भेजा गया था 7 फरवरी को। मार्च 17 को परमबीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया था बतौर डीजी होमगार्ड्स। आपको याद दिला दें कि उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी उद्धव ठाकरे को और बताया था कि किस तरीके से जो ट्रांसफर केसेस हैं उसको लेकर काफी पैसे और उस पर पूरा भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने लिखा था। और उसके बाद ये बताया गया था कि उन्होंने अपना डीजी होमगार्ड्स का ऑफिस 4 मई तक अटेंड किया और उसके बाद 5 मई से उन्होंने ये कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो लीव पर चले गए हैं, यानी कि छुट्टी पर चले गए हैं। उसके बाद उन्होंने कई एक्सटेंशंस मांगे कि वो अभी बेड रिडन है, उनकी सर्जरी हुई है। और लेकिन अगस्त 29 से उनके और
जांच एजेंसियों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच में एक सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें जो कि रिटायर्ड जज केयू चांदीवाल के नेतृत्व में बनाई गई थी, और उनका ये काम था कि जो भी आरोप परमबीर सिंह ने लगाए हैं उस पर जांच की जाए। तो उसको लेकर जो ये इंक्वायरी थी उसमें अनिल देशमुख के बारे में उसको इंक्वायरी करना था। इसके अलावा जब उनको समन्स भेजे गए और वो नहीं गए तो पुलिस को भेजा गया कि वो मुंबई, रोहतक, चंडीगढ़ के घर में जाएं, लेकिन उनके बारे में कोई भी जानकारी किसी को नहीं है कि परमबीर सिंह कहाँ हैं। और तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो देश छोड़कर भाग गए हैं। कुछ लोग मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से तो ये भी कहा जा रहा है कि वो रशिया चले गए हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं दिलीप वलसे पाटिल, उन्होंने कहा कि ये सही हो सकता है और इस चीज को लेकर एक लुकआउट नोटिस भी सीआईडी ने इशू कर दिया है। लुकआउट नोटिस यानी कि वो देश छोड़कर नहीं भाग सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर अगर देश छोड़कर भाग गए हैं तो ये कैसा हुआ, क्योंकि इसमें जांच एजेंसीज की भी कमी नजर आती है और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत परमबीर सिंह को क्या भेज दिया गया है, चाहे वो सीबीआई हो चाहे एनआईए हो, ये किसकी मिली भगत से वो भागे हैं, ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन परमबीर सिंह जिनके खिलाफ इतने सारे इस समय केसेस चल रहे हैं, उनको समन किया था एनआईए ने, फिर सीबीआई ने, लोकल मुंबई पुलिस ने, और तो वो कैसे भाग गए, कैसे किसी को नहीं पता चला। यहाँ पर आप क्या कहेंगे, क्या जांच एजेंसीज की ये कमी है या परमबीर सिंह ने चकमा दे दिया, क्योंकि सिस्टम की वो जो अंदर की जो सारी चीजें थी वो परमबीर सिंह खुद इन बातों को जानते थे। तो ये सारे इस समय बड़े सवाल हैं जो कि न केवल उद्धव ठाकरे की सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन किस तरीके से परमबीर सिंह, अनिल देशमुख, सचिन वाजे, ये अलग अलग मोहरे हैं जो कि राजनीति में इस समय नजर आ रहे हैं और जिनके दम पर राजनीति होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि परमबीर सिंह आखिर क्यों भाग गए, कहाँ भाग गए और कैसे जांच एजेंसीज ने उन्हें भागने दिया। अगर उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस था, उनको समन्स भेजे जा रहे थे, तो आखिर जांच एजेंसीज क्या कर रही थी, क्यों नहीं पकड़ पाई, आखिर देश के किस कोने में या विश्व के किस कोने में परमबीर सिंह है, ये सारे बड़े सवाल हैं। और अगर वो भागे भी हैं तो बिना किसी साठ गांठ के वो ये चीज नहीं कर सकते थे। तो ये सारे बड़े सवाल नजर आ रहे हैं सामने। लेकिन एक चीज जो और खुलासा हुआ है और ये पता चला है कि जो एंटीलिया बॉम्ब स्केयर का जो पूरा मामला था उसमें परमबीर सिंह फेस टाइम उन्होंने इस्तेमाल किया था एक आईडी से जिसका नाम था बालाजी कुरकुरे, और जिसमें कि सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा इस पूरे मामले में की कॉन्स्पिरेटर्स माने गए हैं। तो क्या वो बड़े राज हैं जो कि खुलने का डर था, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि परमबीर सिंह को देश से भगा दिया है। अब जांच एजेंसीज की मिली भगत से वो भागे हैं या अपने आप से भागे हैं, ये पूरी अभी जांच का विषय है। लेकिन एक रहस्य बनकर रह गए हैं परमबीर सिंह, जो कि बिल्कुल राइट साइड पर थे राजनीति के, और अब उनके लिए एक भगदड़ मच गई है। उनको ढूंढा जा रहा है कि आखिर परमबीर सिंह है कहाँ। तो किस तरीके से एक राजनीति का मोहरा एक इतना डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर बन सकता है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल जो बड़ा सवाल है कि परमबीर सिंह कहाँ हैं, कब मिलेंगे, किस अवस्था में मिलेंगे, ये सारे अभी रहस्य के सवाल हैं। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं आम आदमी के जेब की, जिस पर एक और झटका लगा है, क्योंकि दूसरे दिन लगातार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी नजर आई है। दिल्ली में अब डीजल का दाम 90 रुपए हो गया है और पेट्रोल 102, और बिल्कुल ऑल टाइम हाई रेट इस समय चल रहा है। और 4 दिन में ये डीजल के दाम 4 बार बढ़ चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी के जेब पर कितना बड़ा हमला है। और साथ में सिर्फ डीजल और पेट्रोल नहीं, कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम भी बढ़ चुके हैं। 43 रुपए अभी बढ़े हैं। और दिल्ली में जो 19 केजी का जो सिलेंडर था अब वो 1736 रुपए 50 पैसे का हो गया है। सितंबर में भी आपने देखा था कि 75 रुपए इसके दाम बढ़ाए गए थे। तो एलपीजी, कमर्शियल सिलेंडर्स, पेट्रोल, डीजल, अगर सब की कीमतें बढ़ जाएंगी तो आम आदमी क्या करेगा। एक आम आदमी ऑलरेडी जूझ रहा है, किसी के घर में नौकरी नहीं है, किसी के बच्चों की पढ़ाई छूट चुकी है, आर्थिक अवस्था के बारे में हर परिवार इस समय जूझ रहा है। और ऐसे में अगर आप एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ा देंगे, जो कि चीजें आसानी से सरकार कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वो भी सरकार नहीं कर रही है। तो ये कैसी है, क्या ये आम आदमी की सरकार है, क्या ये सरकार आम आदमी विरोधी नहीं है, इस पर गौर करिएगा। और सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी। थैंक यू सो मच।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।